बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इंटरनेट का मसला आ रहा था, अभी ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये लेक्चर जो है मैं आपको रिकॉर्ड भी कर देंगे, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं आज। वालेकुम सलाम सर। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ आज के लेक्चर की। आज हमने टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करना है नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस, रीजनिंग्स एंड प्लानिंग का। और ये हमारे पास जो है आज हम लोगों ने जो है इसका इंट्रोडक्शंस, व्हाट इज, हाउ कैन वी प्रेजेंट द नॉलेज, और उसके साथ जो है ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेक्चर जो है आपके पास आ रहा होगा इस वक्त 17 और नॉलेज बेस्ड एजेंट्स एंड द वेम्पस वर्ल्ड। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट मैकेनिज्म टू रिप्रेजेंट द नॉलेज, एंड देन हमें एक केस प्रेजेंट करना है जो हमारे इसी लॉजिक्स की रिप्रेजेंटेशंस यानी प्रपोजिशन लॉजिक्स में या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में जो हम एक एग्जाम्पल को साथ लेके चलेंगे बच्चों, वो होगा एक वेम्पस वर्ल्ड। वेम्पस वर्ल्ड क्या है और नॉलेज बेस्ड एजेंट्स क्या होता है, इसको हमने डिस्कस करना है आज। तो इसका आगाज करते हैं। लॉजिकल एजेंट्स क्या होगा? लॉजिकल बेस्ड एजेंट्स, एजेंट्स दैट हैव एन एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज दैट कैन बी रीजंस विद। अच्छा, इसमें ना हम लोगों ने आज डिस्कशंस करनी है हाउ कैन वी प्रेजेंट द नॉलेज। अच्छा, अब नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के जो तरीक़ेकार है ना, उसमें 4 जो है वेल नाउन्स मेथडोलॉजीज हैं जो हम लोग आई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसमें नंबर 1 जो होता है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस के बाद जो है हमारे पास नंबर 2 जो है वो रिलेशनल्स रिप्रेजेंटेशंस है। जैसे आप लोग डेटाबेस वगैरह में जो है वो इस तरीके कार को अपनाते हैं जहाँ पर आप लोग जो है वो एंटिटीज़ की मदद से जो है वो नॉलेज को आपस में एसोसिएट करके जो है ना वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तीसरा तरीक़ेकार जो है वो फ्रेम्स का है कि जी फ्रेम रिप्रेजेंटेशंस है डाटा की। और इसके बाद 4th पे जो है वो प्रोडक्शंस बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस होती है। तो प्रोडक्शनल बेस्ड भी हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस का एक तरीक़ाकार है जिसमें हम रूल्स डिफाइन करते हैं और वो हमारे पास जो है उसको नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है नॉलेज बेस्ड एजेंट्स दैट हैव एन एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नॉलेज के, जो उसका नॉलेज है वो हाउ कैन रिप्रेजेंट इट, कि उस नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन रीजन विद, और फिर उसके ऊपर जो है वो जो रीजनिंग परफॉर्म करने का अगर हम कुछ उसमें इंक्वायर करते हैं तो वो इंटरनली रीजनिंग बेस्ड के ऊपर हमें उसको आंसर करेगा। These agents can manipulate this knowledge to infer the new things at the knowledge levels। तो इस तरीक़ेकार से हम लोग जो है न्यू इन्फर्स कंक्लूजन्स जो है वो डिफाइन करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशंस जो है वो डिटेक्ट करता है हमारा एजेंट्स। अच्छा, अब इसमें एक है हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक्स है हमारे पास जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स है। तो इसमें सबसे जो सिंपल लॉजिक रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म है ना बच्चों, वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक्स। और इसके बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स प्रेडिकेट्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो हम फर्स्ट जो है इसका आगाज़ करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक्स का। तो नॉलेज बेसिस का एक यहाँ पर हम टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे, के बी या नॉलेज बेस। व्हाट इज़ के बी या नॉलेज बेस क्या होती है? तो नॉलेज बेस हमारे पास एक्चुअली इज डोमेन स्पेसिफिक जो है कंटेंट्स, यानी जो हमारे उस डोमेन्स का जो इंफॉर्मेशंस होगी वो तमाम की तमाम एक जो है वो नॉलेज बेस के अंदर स्टोर होगी। जैसे अभी हम लॉजिकल जो है प्रोपोजिशनल्स की बात की है तो वहाँ पर वी हैव टू डिफाइन सेंटेंसेस।
सेंटेंस जो होगा वो एक हमारे जो है सिंपल एक स्टेटमेंट को या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को क्या करता है, बयान करता है। तो अब सेट ऑफ जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, हम वहाँ पर उसको कहेंगे नॉलेज बेस। इसके बाद दूसरी जो अहम इम्प्लीमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो होगी इन्फर इंजन बनाया जाए। इन्फर इंजन क्या होगा, जो हमें रीजनिंग करके हमारी जो रिक्वायर्ड क्यूरी होगी उसको आंसर करेगा। जो क्वेरी होगी हमारी उसे क्या करेगा, आंसर करेगा। इस टू एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1 नॉलेज बेस, दैट इज अ डोमेन स्पेसिफिक कंटेंट्स होंगे, यानी उस डोमेन्स के नॉलेज के जितने भी कंटेंट्स हैं वो होंगे हमारे पास नॉलेज बेस के अंदर। जबकि इन्फरेंस इंजन का क्या काम होगा, डोमेन इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम्स होगा, और वो एल्गोरिदम्स क्या करेगा, इसी नॉलेज बेस का इस्तेमाल करेगा, और हमने जो उससे क्वेरी किया होगा, जो उससे पूछा हुआ होगा, जो क्वेश्चंस होगा उसको क्या करेगा, आंसर करेगा। तो नॉलेज बेस क्या हुआ, सेट ऑफ सेंटेंसेस इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, यानी फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर जिस तरह हम सेंटेंसेस होते हैं, तो लॉजिकल्स के अंदर है जैसे इट इज़ हॉट डे। अब ये हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है हमारे पास। इसी तरह से अगर हमारे पास स्काई इज ब्लू, दैट इज अनदर सेंटेंस, हम इसको कहेंगे ब्लू। तो ये जो सेट होगा दैट इज एग्जिस्ट इन वन साइड, दैट इज कॉल्ड अ नॉलेज बेस। Declarative approach to build an agents or the other systems है, tell it what it needs to know then it can be ask itself what to do, और इसके बाद वो जो है वो ask करेगा उसने क्या करना है, आंसर शुड फॉलोज दी फ्रॉम द केबी, और वो उसी नॉलेज बेस को अपने आंसर्स को जो है ना आंसर को देने के लिए क्या करेगा, फॉलो करेगा उस नॉलेज बेस को। agents can be used at the knowledge levels, that is what they know, यानी कि वो जो है हम नॉलेज लेवल पर हम उसे किस तरह कंसिडर करेंगे, व्हाट दे नो, वो क्या जानता है, एंड रिगार्डलेस ऑफ द हाउ इम्प्लीमेंटेशंस, कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी ये हमने इसमें डिस्कस नहीं करना। बस वी आर जस्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारे पास कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन उसके नॉलेज में है ऑलरेडी, एंड हाउ कैन वो मैनिपुलेट करके यानी रीजनिंग करके हमें किस तरह से आंसर देता है। डाटा स्ट्रक्चर इन द केबी एंड द एल्गोरिथम्स दैट मैनिपुलेट देम, और इसके अंदर वो डाटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेशंस होगी किसके अंदर, नॉलेज बेस के अंदर। जो जैसे हमने अभी डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट डिस्कस किए हैं, स्टैक क्यूज वगैरह की इम्प्लीमेंटेशंस है, तो यहाँ पर हम उनकी इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशंस जो है जैसे हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर जो है डिफरेंट सर्चिंग है, जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो उसमें हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट का जो है ना एक मैकेनिज्म दिया कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम लोग स्टैक वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से जो होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशंस के जो है उसमें भी हम लोग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे नॉलेज बेस को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, और वो जो एल्गोरिथम्स हैं वो उसके ऊपर क्या करेंगे, रीजनिंग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक फंक्शन है सिंपल नॉलेज बेस एजेंट्स। क्या होगा यहाँ, अगर देखें नॉलेज बेस एजेंट्स, इनपुट क्या आ रही है, उसके पास परसेप्ट आ रहा है, रिटर्न एन एक्शन, और वो एक हमें एक्शन रिटर्न करेगा, लेकिन इन बिटवीन ही परफॉर्म्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ द लॉजिकल, वो जो है उसको मैनिपुलेट करेगा। यहाँ देखें स्टैटिक क्या होगा, के बी नॉलेज बेस हमारे पास स्टैटिक है, टी एन इज अ काउंटर इनिशियली जीरो इंडिकेटिंग द टाइम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। टेल क्या होगा हमारे पास, हम जो अपनी नॉलेज बेस को जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करेंगे, डेट इज यूज बाय यूजिंग द मेथड टेल। के बी मेक परसेप्ट सेंटेंस, यानी जो आपने एक नया सेंटेंस बनाना है, आने वाले इनपुट परसेप्ट एज अ पैरामीटर यहाँ पास करेंगे, और साथ में क्या पास हो रहा होगा, टाइम यूनिट, कि इस टाइम में हमें ये इस इंफॉर्मेशन को क्या है बताया गया है, तो ये हम अपने नॉलेज बेस के अंदर क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, एक और फंक्शन है जिसका नाम है आस्क। आस्क में क्या होगा कि वी आर एक्सप्लोरिंग अबाउट द एक्शंस, कि हमें आगे क्या करना है, तो उसके लिए देखिए हमारे पास उसी तरह से नॉलेज बेस एज अ पैरामीटर आएगा, मेक द एक्शंस क्यूरी, हमने उस एक्शंस की क्यूरी है तो एक और फंक्शन है, और उसे आपने एक टाइम्स टी का जो है पैरामीटर पास किया, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन वो होगी जो आपकी उसके लिए एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा। इसके बाद देखें दोबारा से टेल है, हमने कॉल किया यहाँ पर नॉलेज बेस मेक एक्शन सेंटेंस, मेक एक्शन सेंटेंस जो है
फंक्शन को कॉल किया और उसने उसी एक्शन और टाइम को क्या कर दिया, वो भी जो हमने एक्शन अभी परफॉर्म किया है, यहाँ पर जो हमारे पास एक्शन था वो भी हमने अपनी नॉलेज बेस के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और इसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया t+1 टाइम्स जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमने एक का इजाफा कर दिया। इसके बाद रिटर्न कर दिया वो एक्शन जो हमारे एजेंट्स ने क्या करना है, परफॉर्म करना है। डेट इज़ द सिंपल। देखें इस फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, we have two things, one is the tell, that is the knowledge of the knowledge base store inside the, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी फर्स्ट जो इनिशियल स्टेट्स है हमारे पास इसको इन्वायरमेंट की जो परसेप्ट है उसको सेव करते हैं, दोबारा से हम अपना एक्शन सेलेक्ट करते हैं, एक्शन परफॉर्म होने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, दोबारा से उसी नॉलेज बेस के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और एक्शंस को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। द एजेंट्स मस्ट बी एबल टू, लिहाजा हमारा जो एजेंट्स है उसमें ये सलाहियत हो, ये कैपेबिलिटीज हो, रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड एक्शन एक्सेट्रा, कि वो अपनी स्टेट्स और एक्शंस को रिप्रेजेंट कर सके, इनकॉर्पोरेट्स अ न्यू परसेप्ट, और इसी तरह से वो न्यू परसेप्ट्स को जो है उसमें कॉपरेट करे, उसमें जो क्या उसने एक्शन लेना है उसकी डिटर्मिनेशंस करवाएं, अपडेट द इंटरनल प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो अपडेट करें इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड को। जैसे ये देखें अभी टेल है, यहाँ पर जो इंटरनल इस वक्त रिप्रेजेंटेशंस थी, न्यू एक्शन जो परफॉर्म हुआ वो हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। इसी तरह से डिड्यूस द हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड, और वो हिडन प्रॉपर्टीज और वर्ल्ड्स को क्या करे, डिड्यूस कर सके ऑन द बेसिस ऑफ द परसेप्ट की बेस पे, और फिर अपने उस नॉलेज बेस की बेस पे जो ज़्यादा इनपुट उसको साथ दे रहे हैं। डिड्यूस द एप्रोप्रिएट एक्शंस, और उसी की मदद से वो क्या कर सके, न्यू एक्शंस जो है वो उसको कंक्लूड कर सके कि जी इस जो हमारे पास इनपुट जो आ रहा है, परसेप्ट आ रहा है हमारे पास, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करे, एक्शंस को सिलेक्ट करवाए। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एजेंट। नंबर 2, इनकॉर्पोरेट न्यू परसेप्ट के साथ करें। नंबर 3, अपडेट करें इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को। नंबर 4 है डिड्यूस हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड को डिड्यूस कर सके। 5 है डिड्यूस कर सके अप्रोप्रिएट एक्शंस को। अच्छा, अब इन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस को बच्चों समझने के लिए हमने यहाँ पर जो एक एग्जांपल हमारी बुक में मेंशन है उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और वो एग्जांपल जो है वो ये है कि हमारे पास एक 4x4 का फ्रेम है, 4x4, और डेट इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सिनेरियोज हैं। यहाँ पर एक वेम्पस है जो हमारा एजेंट्स है, डेट इज गोइंग टू एक्सप्लोर द गोल्ड, ये इस गोल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। और इसके बाद देखें यहाँ पर क्या होगा, स्टेंच है, कुछ हमारे पास खंदक टाइप्स है जहाँ पर हमारा ये एजेंट्स गिर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर ब्रीज है, एक्चुअली ब्रीज इंडिकेटिंग द पिट हमारे पास है, कोई गड्ढा है हमारे पास, उसकी इंडिकेशंस दे रहा है। इसी तरह से जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम यहाँ ज़रा देखते हैं। याद है हमने 4 जो है हमारे पास पीस जो हमारा था, PAS पीस जो हमारी डिस्क्रिप्शंस है किसी भी प्रॉब्लम्स की, उसमें 4 थिंग्स हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस क्या होगी, नंबर 2 यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा होगा, नंबर 3 सेंसर्स यानी इनपुट, एंड द एक्चुएटर्स यानी आउटपुट के लिए क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस मेजर में अगर देखें इसके, तो इसमें 10,000 लाइफ पॉइंट्स टू द स्टार्ट विद, हमने ये पॉइंट्स दिए हैं जेंट्स को, और वो स्टार्ट कर रहा है गेम को गोल्ड प्लस, या अगर उसे गोल्ड मिल जाएगा तो वो उसमें क्या होगा, 10,000 जो है वो एडअप हो जाएगा उसके जो स्कोर वैल्यूज है उसके अंदर। डेथ केस के अंदर माइनस हो जाएगा 1,000 को माइनस कर दिया जाएगा उसके स्कोर में से, एंड -10 पर स्टेप टेकन, और हर स्टेप के टेकन यानी लेने पर जो है माइनस करेंगे हम इस वैल्यूज में से -10, -24 यूजिंग द एरोस, और अगर जो ये उसका एरो है जो उसको वेम्पस को मारने के लिए एजेंट इस्तेमाल करता है, अगर वो करेगा तो हम माइनस क्या करेंगे उसमें से 20 पॉइंट्स को माइनस कर देंगे। तो ये परफॉर्मेंस मेजर है हमारी बच्चों। इन्वायरमेंटल 4x ग्रेड ऑफ द रूम्स में क्या है, द स्क्वायर एडजेसेंट टू द वेम्पस आर स्मेली, यानी वेम्पस के जो अराउंड होंगे, जैसे ये है और ये है, ये क्या होंगे, स्मेली होंगे।
यानी अगर ये हवा ब्रीज चल रही है लिहाजा वो क्या होंगे, थोड़े स्मेली होंगे। द स्क्वेयर्स जेसन टू द पिट आर ब्रीजी, यानी ये जो पिट से जेसेंट जो रूम्स होंगे वो क्या होंगे, वहां पर हवा ब्लो करेगी। हवा ब्लो करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इसके एडजेसेंट्स जो है जो मुल्हका जो इसके रूम्स हैं उसमें से किसी एक में क्या है पिट है। इसके बाद है ग्लिटर्स इन इफ गोल्ड इज इन दी सेम स्क्वेयर्स, ग्लिटर होगा इफ द गोल्ड इज इन दी सेम। यहाँ पर देखें ग्लिटर है तो उसके साथ ही जो होगा हमारा स्क्वेयर्स के अंदर क्या होगा, गोल्ड होगा। शूटिंग स्किल्स ऑफ वेम्पस इफ यू आर फेसिंग इट, अगर आपका आमना सामना जो है वो एजेंट्स का आमना सामना होता है वेम्पस के साथ तो वो शूट कर सकते हैं उसको। शूटिंग यूजेस अप ओनली एरो, और उसके लिए सिर्फ एरो ही का इस्तेमाल होगा। ग्रैबिंग पिक्स अप द गोल्ड इफ इट इज सेम स्क्वेयर्स, अच्छा इसके नेक्स्ट जो है ग्रैबिंग पिक अप द गोल्ड इफ इट इज सेम स्केयर, अगर उसी स्केयर में होगा जिसमें है गोल्ड है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एजेंट्स है उसको ग्रैबिंग कर लेगा, उसको स्नैच कर लेगा। तो रिलीजिंग ड्रॉप्स द गोल्ड इन द सेम स्केयर्स, the location of the goals wampus and the pits are chosen randomly, तो लोकेशन ऑफ द गोल्ड जो होगा और वेम्पस और द पिट की जो लोकेशंस होगी वो रैंडमली सेट होगी। जैसे गेम स्टार्ट होती है तो हो सकता है फर्स्ट जो है एट्रिशंस में वेम्पस जो यहाँ हो, नेक्स्ट स्टार्ट हो तो वो जो है वो अपनी लोकेशन जो है उसकी चेंज होती रहेगी। इस तरह से पिट्स की लोकेशंस भी जो है वो क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी साथ साथ। इसके बाद गोल्ड कैन नॉट बी इन सेम लोकेशन एज पिट एंड वेम्पस, तो लिहाजा गोल्ड जो होगा वो सेम उसी लोकेशन में नहीं होगा जहाँ पे पिट यानी हमारे पास जो माइन हो सकती है, और या हमारा वेम्पस जो हमारा जो है वो डेवल है, तो वो सेम जो है वो एक पे जो है वो लोकेशंस में नहीं हो सकते। देयर कैन बी द एटलीस्ट वन और द मोस्ट थ्री पिट्स इन द वेम्पस वर्ल्ड, तो यहाँ पर एक या तीन पेट्स होंगे इन द वेम्पस वर्ल्ड के अंदर। जैसे यहाँ देखिए 1 2 एंड 3, और ये 1 से लेकर 3 पेट्स यानी माइंस हो सकती हैं इसके अंदर। तो सेंसर के हैं स्टेंच, ब्रीज, ग्लिटर, बम्प, स्क्रीम, शॉर्ट वेम्पस। एंड एक्चुएटर्स क्या होंगे हमारे पास, लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, राइट टर्न्स, फॉरवर्ड जा सकते हैं, ग्रैब, रिलीज, शूट, क्लाइंब। तो ये हमारे पास एक्चुएटर्स हैं। ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सा पीस डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेम्पस वर्ल्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए है। इन्वायरमेंट 4x5 ग्रिड्स है और उसके अंदर जो स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर्स में किस तरह से डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो लाई करेंगी, ये हमने डिस्क्राइब किया है उसमें। इसको भी रिव्यू पीपल्स रिमेंबर इट। अच्छा, वेम्पस वर्ल्ड से करेक्टराइजेशंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं फुली ऑब्जर्वेबल है। क्या ये फुली ऑब्जर्वेबल है बच्चों? नो, ओनली द लोकल परसेप्ट आ रहा है। तो हमारे एडजेसेंट्स, हम तमाम जो हमारे पास इस वक्त रूम्स हैं उसकी बैक वर्क वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, कि हम भी उनका इनपुट नहीं दे सकते। हम सिर्फ एडजेसेंट जिस भी जो है वो रूम में हमारा एजेंट होगा तो वो एडजेसेंट्स अपने स्क्वायर्स के अंदर जो है इस रूम्स को देख सकता है, एडजेसेंट्स इस रूम्स की इंफॉर्मेशन उसके पास इनपुट आती है। ये हो गया। या अगर नीचे है तो यहाँ से, और अगर सेंटर में चला गया तो फिर इन्हीं जो उसके एडजेसेंट्स हैं उसके मुलाका जो हैं रूम्स, उसी की इंफॉर्मेशन सी जस्ट एजेंट्स के पास होगी। तो लिहाजा डिटर्मिनिस्टिक्स है, यस। आउटकम्स एग्जैक्टली स्पेसिफाइड है, क्योंकि हमें पहले से हमें पता है कि अगर उसमें क्या होगा कि एडजेसेंट्स हम लोग रूम्स को चेक करेंगे कि उस रूम्स की जो इनपुट है वो परसेप्ट हमारे पास 5 आ रहे होंगे। 5 इनपुट्स आएंगे जो अभी भी डिस्कस करते हैं। तो उनमें से हम देखेंगे कि हमारा ब्रीजी है, फिल्थी इन्वायरमेंट आ रहा है। तो इसी तरह से फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके एडजेसेंट्स जो और रूम्स हैं वहाँ पर क्या वेम्पस हो सकता है, क्या वहाँ पर प्रेट हो सकता है, क्या गोल्ड हो सकता है, एट्सेट्रा। एपिसोडिक्स है, नो। सिक्वेंशियल्स है, क्योंकि हमें सिक्वेंशली से वन रूम से होते हुए नेक्स्ट रूम्स और नेक्स्ट से नेक्स्ट रूम्स में जाना है। लिहाजा ये एपिसोडिक्स नहीं है, बल्कि ये एक सिक्वेंशल्स हमारे पास सीरीज है डिफरेंट सेक्शंस की। स्टैटिक्स, यस। वेम्पस एंड द पिट्स डू नॉट मूव, तो लिहाजा जो गेम्स के स्टार्ट में जहाँ पर वेम्पस होगा वो अपनी जगह स्टे करेगा और वो जो है अपनी जगह से कहीं सी दूसरी जगह पर क्या है स्विच नहीं कर सकता। इसी तरह से जो हमारे पिट्स हैं, जो हमारी माइंस हैं, वो भी क्या होंगी, वो अपने उसी रूम्स में ही रहेंगी। ये नहीं होगा कि रैंडमली वो पहले स्टार्टिंग में ऑफ द जो है गेम्स में पहले रूम्स पे और नेक्स्ट वो 2 और 3 में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। पहली एक जो हमारी गेम स्टार्ट होगी उस गेम्स के इख्तिताम तक वो जो है वेम्पस एंड पेट्स जो हैं अपने उन्हीं रूम्स के अंदर क्या होंगे, मौजूद रहेंगे। डिस्क्रीट है, यस, डिस्क्रीट है। इसके बाद देखें सिंगल एजेंट्स, यस, सिंगल एजेंट्स है। वेम्पस इज एसेंशियली नेचुरल फीचर्स हैं इसके अंदर। और इसके बाद देखें परसेप्ट गिवंस टू द एजेंट्स। अब ये एजेंट्स को जो हमारे पास अभी हम डिस्कस कर रहे थे, परसेप्ट्स के अंदर जो इनपुट्स होंगी वो क्या होंगी, स्टेंच, ब्रीज, ग्लिटर, बम्प एंड स्क्रीम्स। यानी ये हम लोग 105 लिस्ट है। उस 5 लिस्ट के अंदर मेरे पास जो पहली इंफॉर्मेशन होगी स्टेंच की है, ये नन है, या ये इसमें कुछ आ रहा ब्रीज, यस एंड नो है तो यहाँ पर ब्रीज होगा। अगर ब्रीज है नहीं होगी, ब्रीज नहीं चल रही होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, नन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ग्लिटर का और नेक्स्ट होगा स्क्रीम। अच्छा, प्रिंसिपली डिफिकल्टी एजेंट इज इनिशियली इग्नोरेंट होगा ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट्स गोइंग टू हैव टू चूजन टू फिगर आउट वेयर द गोल्ड इज विदाउट गेटिंग स्किल्स। तो लिहाजा प्रिंसिपल जो हमारे पास एजेंट होगा इनिशियली स्टेट, पहली स्टेट पे जो हमारे पास यहाँ होगा, यहाँ पर इस जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट में है तो यहाँ पर कभी वेम्पस जो है वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये हमारी स्टेट्स जो है वो स्टेट होगी यहाँ पर। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है वो आगे चेक करेंगे और उस चेक किस बेस पे होगा, वो चेक हमारे पास हमारे इनपुट की बेस पे होगा। तो प्रिंसिपल डिफिकल्टी ये है कि एजेंट इज इनिशियली इग्नोर कर रहा है, यानी इनिशियली स्टार्ट में क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहा है कि उस जिस रूम में वो इनिशियली ठहरा हुआ है वहाँ पर जो है वो वेम्पस पिट इस तरह की कोई ऐसी जो है नहीं है, ना ही माइंस है, ना ही वाई जो है वेम्पस है। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लोरिंग द वेम्पस वर्ल्ड को फिर हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे। इनिशियली स्टेट तो हमने डन कर ली, ओके स्टेट है जहाँ हमने भी ये लिखा हुआ ए जेड सीन क्या होगा 1,1। तो लिहाजा आप ये देख लें इनके साथ जो सुपरस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं ये 4x4 के फ्रेम के अंदर, तो ये हमें प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, कॉलम हमारे पास जो है 1
का सेकंड सेल्स, कॉलम 1 का थर्ड सेल्स और इसमें कॉलम 1 का फोर्थ सेल्स। इस तरह से कॉलम 2 का फर्स्ट सेल, कॉलम 2 का दूसरा सेल्स, थर्ड सेल्स एंड द फोर्थ सेल्स। इस तरह से कॉलम 3 का फर्स्ट सेल्स क्लियर हो गया। इसमें इनिशियल स्टेट देखें हमारे पास क्या बन रही है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेल्स एंड परसेप्ट में क्या आया, नन 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 है, यानी हमारे पास ना ही जो है स्टेंच है, ना ही पिट है, ना ही ब्रीज है, तो इसमें से कोई भी ना ही वेम्पस है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, नथिंग, we are in a state space. From this agents can infer the neighboring squares are safe, otherwise there would be the breeze or the stench. अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये ओके था। इनिशियल सिचुएशंस में हमारे पास क्या एजेंट्स इन द 1,1 एंड परसेप्ट आई है हमारे पास नन नन, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वो रूम है वो बिल्कुल सेफ है। इसके बाद देखें हम मूव करते हैं नेक्स्ट, ये 1,1 है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेल है, ये जो है ना सेकंड है हमारे पास, तो लिहाजा यहाँ पर एजेंट इन द एंड परसेप्ट आती है हमारे पास, क्या आ रहा है, नन ब्रीज। यहाँ पर हमें इनपुट मिल रहा है किस चीज़ का, ब्रीज का। तो ब्रीज के बाद बाकी देखें सब में क्या आ रहा है, नन आ रहा है। अच्छा, इसमें हमने एजेंट्स को है वहाँ मूव कर गया और वहाँ जाने के बाद जो है ये एक्शन से, और इसके बाद ये ओके, और यहाँ से अब यहाँ और यहाँ क्योंकि ब्रीज है, तो अब ब्रीज जो इंडिकेशंस था वो ये है कि इन अराउंड द जो स्केयर्स है उसमें किसी एक में क्या हो सकता है, वेम्पस हो सकता है। तो अब हमें उसमें जो है हमारा जो एजेंट्स है वो एडजेसेंट्स जो है इस 4 सेल्स को भी चेक करेगा और इनमें भी चेक करेगा, ताकि इस जो हमारे पास सेल्स है इस वक्त 2,2 को डिटरमाइन करवा सके कि यहाँ पर वेम्पस है या 1,3 को। तो इन 3,1 एंड परसेप्ट इज स्ट्रिंज जो है ना हमारे पास अच्छा, यहाँ पर जो है हमें जो है ये स्टेंच जो है ये जो है फिल्थी जो है स्मेल आई है, फिल्थी स्मेल जो है वो इंडिकेट करती है कि वेम्पस जो है वो हो सकता है इस जो है सेल्स के रूम्स के अंदर। लिहाजा जो है ये 3,1 बन रहा है, देखें ये 3,1। इसके बाद जो है जो हमारे जेंट्स हैं वो दोबारा 3,1 परसेप्ट इज अ स्ट्रेंज नन्स, तो यहाँ पर हमने दोबारा जो है 2,2 को, ये हमारे पास है 2, सेकंड कॉलम सेकंड रूम एंड तो परसेप्ट इज अ नन, तो इट मींस दैट इज अ सेफ, ओके है। तो वीकेंड्स जो है मूव इनसाइड, यहाँ पर हमें जो है 3,1 के अंदर जो है वो फिल्थी स्मेल आई थी, तो लिहाजा वेम्पस जो है हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो है 2,2 एंड द परसेप्ट इज नन है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग आगे मूव करते हैं
देखते हैं यहाँ पर, देखें 3,2, ये 3,2 है हमारे पास। जेंट इज परसेप्ट इज स्टेंच ब्रीज ग्लिटर, तो ये हमारे पास ग्लिटर्स भी है, ब्रीज भी है, स्टेंच भी है, माइंस तो टाइप का है हमारे पास। तो ये हमारे पास इनपुट आता है। इट मीन्स के हमारे पास जो है इस तरह से जो है हम लोग वेम्पस जो है वर्ल्ड्स को क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्लोर करेंगे। तो इस लेक्चर को अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। आज हमने सिंपल जो है थोड़ी सी चीज़ें ही डिस्कस की हैं। नंबर 1, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द नॉलेज, और नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको 4 तरीक़ेकार को डिस्क्राइब किया है। नंबर 1 जो है वो हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं नॉलेज की, और नंबर 2 जो था वो रिलेशनल रिप्रेजेंटेशन है, और उसकी एग्जांपल मैंने दी है कि एज यू हैव टू स्टोर डाटा ऑन द बेस ऑफ रिलेशंस, यानी उनकी एसोसिएशंस की बेस पे आप डाटा बेसिस के अंदर अपना जो है नॉलेज को स्टोर करते हैं। नंबर 3 जो था वो हमने डिस्कस किया कि डीप फ्रेम्स, हमारे पास जो है फ्रेम बेस पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशंस बेस्ड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को है वो उनको स्टोर करते हैं। इसी तरह से 4 जो है वो प्रोडक्शनल बेस है, तो ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि लॉजिकल एजेंट्स जो कोई एक्चुअली लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर 2 चीज़ों को हम स्टडी करेंगे बच्चों, प्रेपोजिशनल लॉजिक को एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स को, डेट इज रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल एजेंट्स को जो है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इन 2 मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर नॉलेज बेस की हमने इम्प्लीमेंटेशन बताई कि हमारे पास जो लॉजिकल नॉलेज है उसमें 2 हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 इज़ द नॉलेज बेस है, इसमें हम तमाम सेट ऑफ द सेंटेंसेस जो फॉर्मल लैंग्वेजेस को होते हैं उसमें स्टोर करते हैं। और दूसरा एक इंडिपेंडेंट डोमेन स्पेसिफिक एल्गोरिथम चाहिए जो इन्फ्रेंस इंजन होगा उसके अंदर होगा, तो हम उसे उसकी मदद से क्या करेंगे, कंक्लूड कर सकेंगे कि वन एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर दी एजेंट से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो नॉलेज बेस के स्टोर्स जो है नॉलेज को इस्तेमाल करेगा उस डोमेन्स को, और इस एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करेगा और आंसर करेगा उस क्वेरी को। अच्छा, ये फिर एक सिंपल जो है हमारे पास फंक्शंस है। फंक्शंस को हमने भी बताया कि जी नॉलेज बेस एजेंट्स का इंटरनली सिंपलीफाइड फंक्शंस क्या होगा कि उसके पास इनपुट परसेप्ट होगा और उस परसेप्ट को क्या करेगा, स्टैटिक साथ में उसके अंदर स्टोर है नॉलेज बेस, और साथ में हमें कोई लोकल जो है ना वेरिएबल चाहिए टी ए काउंटर, यानी इसलिए जिसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे इंडिकेटिंग टाइम्स, और ये हमें टी जो है वो टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टाइम यूनिट्स को। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चों पूछो, और मज़ीद इसको फाइंड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और आपने उसको अच्छे से सुन के जो है उसमें मज़ीद जो है आपने इसको रिवाइज भी करना है। यही मैं अपनी स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, और इस स्लाइड्स को भी आपने जो है वो अच्छे से जो है ना स्टडी करना है। ओके सर। ओके भी बच्चों, ओके।